एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की हम बात करेंगे। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब ये है कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुई है। जैसे मान लो जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है, जैसे हमने क्यूब मान लिया, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम V1 है एट टेम्परेचर T1। इसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसमें टेम्परेचर 2 है और वॉल्यूम कितना है हमारे पास V2। टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1। T2 का जो टेम्परेचर होगा वो T1 से ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें थोड़ी सी एक्सपेंशन होगी, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन जो होगी ना डेल्टा V, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? V1 डेल्टा T के। जैसे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, हमारे पास क्या जुड़ जाएगा? V1 गामा डेल्टा T, जहां पे हमारे पास गामा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, EXPANSION, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और आप कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये गामा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T, ये हमारे पास आएगा पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम इसमें भी वही आने वाला पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? डेल्टा C बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उसको और लिखो तो ये चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? हमारे पास V2 V1 इज इक्वल टू V1 गामा डेल्टा T होता है, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 गामा डेल्टा T। यहाँ से हमारे पास अगर मैंने V1 बाहर निकाल लिया, 1 प्लस गामा डेल्टा T आएगा, तो V2 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगी? V1 ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो अगर आपको फाइनल वॉल्यूम अगर आपको निकालनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो गामा जो होगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें गिवन होगा, ठीक है ना। एक चीज याद रख लेना कि अल्फा, बीटा और गामा आपस में 1, 2 और 3 की रेशियो में जुड़े हुए होते हैं। 1, 2 और 3 की रेशियो में जुड़े होते हैं। मतलब मान लो कि अगर आपको अगर गामा देके अल्फा देके रखा हो, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर आपको देके रखा हुआ है, और अगर आपसे पूछ लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आप निकालो, तो आप क्या करेंगे कि उसको सिंपली आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे पास गामा अगर 4 देके रखा हुआ है, तो अल्फा का 4 देके रखा हो, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 जा 12। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे हम उसमें करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हमने डेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखना है, ठीक है, तो डेंसिटी की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे हमें पता है कि मैं इसको इधर ही बना देता हूं, इधर बना देता हूं, मैं इधर इसको बना देता हूं। as we know that mass of material remain constant, जो मास ऑफ मटेरियल है वो कांस्टेंट है। तो हमें क्या पता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हमने अगर मास को रिमूव कर दें तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम हो जाएगा, ये कंडीशन। तो दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ठीक है। जहां जहां पे वॉल्यूम के टर्म आ गई वहां पे हम इनवर्स ऑफ डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। सो इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास वॉल्यूम जो है हमारे पास कैसे जैसे हमारे पास V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा T है, ठीक है। इसको इन्वर्स करके लिख लो, डेंसिटी 2 इज इक्वल टू डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 प्लस गामा डेल्टा T का इन्वर्स। अब ये इन्वर्स क्यों आया? क्योंकि वो भी इन्वर्स चला गया था इसलिए। और अकॉर्डिंग टू बायनोमियल एक्सपेंशन, अगर बायनोमियल एक्सपेंशन की बात करें तो डेल्टा 2 ρ1 इज इक्वल टू ρ2 1 माइनस 1 गामा डेल्टा T होता है। जो पावर जो होती है वो इसके आगे आ जाती है, तो ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 माइनस गामा डेल्टा T आ गया हमारे पास। ये फाइनल इक्वेशंस की आ जाती है। तो डेंसिटी की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और सिंपली जो हमारे पास वॉल्यूम की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर मैं कोई क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आपको बता सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल लिखो वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक, इसको मिटा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक
is 4000 centimeter cube at temperature 273 Kelvin. At temperature 273 Kelvin. What is the volume of that block? What is the volume of that block at temperature 373 Kelvin? मतलब हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अच्छा, हमें अल्फा देके रखा हुआ है। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 18 into 10 raised to power minus 6। हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें देके रखा हुआ है 18 into 10 raised to power minus 6, ठीक है। अच्छा, हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या होता है V2 is equal to V1 1 plus गामा डेल्टा T होता है। अच्छा, V2 is equal to V1 की वैल्यू कितनी है 4000 प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय गामा हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टेंपरेचर चेंज कितना आ रहा है 373 माइनस 273, क्या आ गया हमारे पास 4000 प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय 3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 18 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 6, इसको माइनस करेंगे हमारे पास कितना बनेगा 4000 प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय 8 के 24345 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे इसका क्या आ गया 6 10 raised to power 6। अच्छा, 3 से 3 और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बन गया 4000 प्लस 54 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216 बन गया 4000 प्लस 221.6 तो 21.6 के हिसाब से 4026 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पहला वॉल्यूम। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरा हमारा क्वेश्चन है हमारे पास अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. A rectangular block is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हमारा, उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया कि उसको हीट को उसको इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अच्छा, द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू 0.1%। व्हाट इज द परसेंटेज इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ देखिए, क्यों हमें परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है ना। इसके दो तरीके हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा सा लॉन्गेस्ट मेथड लेंगे, क्यों उससे थोड़ा सा डाउट ज़्यादा जो आपको कोई डाउट नहीं आएंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमें क्या पता है कि हमें डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है, मतलब डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एल डेल्टा टी होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक कंडीशन बनी, ठीक है ना। वॉल्यूम के केस में क्या होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन 3 वी अल्फा डेल्टा टी। ये मेरे पास दूसरी कंडीशन बन गई, एक कंडीशन बन गई मेरे पास ये, एक कंडीशन बन गई मेरे पास ये। अब ये दोनों ऐसी कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि ये देखो, ये हमारे पास डेल्टा एल बाई एल क्या है, मतलब ये लीनियर एक्सपेंशन के थ्रू आया, वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के थ्रू आया, और ये दोनों के दोनों सेम है। तो अगर दोनों के दोनों सेम है तो हम इसको ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी अपॉन वी की जो वैल्यू आ रही है 3, चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना है 0.1%, तो अगर 0.3% हमारे पास डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ रही है। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लिख सकते हैं
A uniform brass rod of length A, हमारे पास एक यूनिफॉर्म ब्रास रॉड है जिसकी लेंथ है हमारे पास L, एक हमारे पास यूनिफॉर्म ब्रास रॉड है A और दूसरी हमारे पास यूनिफॉर्म ब्रास रॉड है हमारे पास B, ठीक है। इसकी लेंथ है हमारे पास L और इसकी लेंथ हमारे पास 2 है। A uniform brass rod A and B of length L and 2L and radii 2R and R, उसका जो रेडियस जो है हमारे पास 2R है और R है। अच्छा, R heated to the same temperature, उनको सेम टेम्परेचर के ऊपर हमने हीट कर दिया। The ratio of the increase in volume of A to the B is the ratio of increase in the volume of A and B is, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर डेल्टा टी ए और टी बी हमारे सेम दे रखा क्योंकि सेम टेम्परेचर के हमने इसका टेम्परेचर राइज किया। दूसरा ब्रास रॉड है, तो ब्रास रॉड है तो गामा ए और गामा बी भी हमारे पास क्या होगा, सेम होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास ये है, हमको ये बोल के रखा हुआ है कि डेल्टा वी ए अपॉन डेल्टा वी बी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब देखो हमें ये क्या पता है कि डेल्टा वी ए अगर हम निकालें तो होता है वी ए गामा डेल्टा टी होता है, तो और वी बी जो होता है हमारे पास वो होगा वी बी गामा बी डेल्टा टी बी, डेल्टा ए हो गया। इसको इसमें पुट कर दो, डेल्टा वी ए अपॉन डेल्टा वी बी इज इक्वल टू वी ए गामा ए डेल्टा टी ए अपॉन वी बी गामा बी डेल्टा टी बी, ठीक। अच्छा, टी ए और टी बी आपस में एक दूसरे की इक्वल देके रखो, कट कर दिया। गामा ए और गामा बी देके रखा हुआ है, इसको हमने कट कर दिया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द ए हमारे पास कितना है, हमें क्या पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ होता है, सेम एरिया इनटू लेंथ होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया कैसे आएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ कितनी हमारे पास L। दूसरे वाले का एरिया कैसे आएगा, पाई आर बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी इसकी ये, तो पाई आर ए हमारे पास 2RA का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L पाई R मल्टीप्लाई बाय 2L। पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास क्या बन गया, पाई 2R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2L। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2L। L से L कैंसिल, R से R कैंसिल, 4/2 बच गया, मतलब 2/1। इसकी जो रेशियो जो आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 2:1 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी में करवा देता हूं, क्योंकि डेंसिटी के साथ में क्वेश्चन है, तो क्या आपका क्वेश्चन अगर डेंसिटी के साथ अगर आ गया तो आप उस तरीके से उसको डील करेंगे आप उसको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, and at 100 degree Celsius it is at 100 degree Celsius it is 9.7 ग्राम per centimeter cube। टेम्परेचर कितना देकर रखा हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका T2 पे हमारे पास मतलब टेम्परेचर क्या 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, the coefficient of the linear expansion of the substance is, हमें coefficient of linear expansion हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, coefficient of linear expansion। तो coefficient of linear expansion हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। डेंसिटी के टर्म्स में मैंने क्या लिखवाया था, डेंसिटी 2 इज इक्वल टू डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी मैंने लिखवाया था। अच्छा, डेंसिटी 2 9.7 है। अच्छा, डेंसिटी 1 शुरुआत में कितनी थी, 10 थी, 1 माइनस, अच्छा अब गामा को मैं कैसे लिख सकता हूं,
क्योंकि हमें क्या पता है कि अल्फा बीटा और गामा 1 2 और 3 की रेशियो में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो गामा इज इक्वल टू 3 ऑफ अल्फा लिख सकता हूं मैं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 3 इनटू अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। फिर 9.7 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। चेंज इन टेंपरेचर कितना आया हमारे पास, चेंज इन टेंपरेचर 100 का चेंज आया हमारे पास, तो ये आया 9.7 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 300 अल्फा। इसको इस तरफ लेके आ जाओ, ये आ जाएगा 300 अल्फा 1 माइनस 9.7 अपॉन 10, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 3000 अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस 9.7 अपॉन 10, ये बन गया 0.3 अपॉन 10, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लग गया। हमारे पास क्या बन गया 3000 अल्फा 3 अपॉन 100, अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 300, इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बच गया, ये अल्फा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4, अल्फा जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास बनेगा 10 रेज़ टू पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, तो देखा जाए तो अल्फा की वेरिएशन हमने किस तरीके से कितनी ज़्यादा देखी है। अल्फा बीटा गामा, गामा से हम अल्फा निकाल रहे हैं, अल्फा से बीटा निकाल रहे हैं, तो बस कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ वो दे सकता है कि हमने उनने अल्फा उन्हें गामा पूछा और आपको अल्फा दे के रखा हुआ है, ठीक है ना। या तो आपने क्या ऐसा ना हो कि एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपने अल्फा को गामा समझ लिया है और आपने उसी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो वो नहीं करना, आपको एक बार देख लेना कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारे पास anomalous behavior of the water, anomalous behavior of the water। तो anomalous behavior of the water जो होता है हमारे पास से ANOMALOUS, anomalous BEHAVIOUR behavior of water, anomalous behavior of water, ठीक। तो anomalous behavior of the water हमें ये कहता है कि जो वाटर जो होता है ना वो एक अनोखा लिक्विड है। अनोखा लिक्विड ये है कि वो जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जनरली क्या होता है वो लिक्विड एक्सपैंड करता है, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जीरो से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके जाते हैं, तो वो उसकी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है। और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कहाँ तक होती है, 4 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक उसकी मिनिमम होती है, फिर उसके बाद जाकर के वॉल्यूम एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है और उल्टा असर उसके डेंसिटी के ऊपर पड़ता है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगी तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, और इंक्रीज कब तक होगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद वो फिर से आगे जाकर के डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात कर रहा हूं तो इसका ग्राफ क्या हमारे पास है, ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी है और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम और इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा और इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। मतलब हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, कहां तक डिक्रीज करेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास V मिनिमम आने वाला है, वॉल्यूम सबसे मिनिमम आएगा, ठीक है। सेम जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, कहां तक इंक्रीज करेगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या आने वाली है, मैक्सिमम आने वाली है, डेंसिटी यहाँ तक मैक्सिमम आ रही है। तो ऊपर तक डेंसिटी हमारे पास मैक्सिमम आ रही है। तो हम जब भी कभी रिलेशन जब लेते हैं ना, जब हम वाटर को रेफरेंस मानते हैं तो हम रेफरेंस तब मानते हैं जब उसकी जो डेंसिटी जो होती है ना मैक्सिमम पाई जाती है, वहां पे हम उसको रेफरेंस मानते हैं। फिलहाल जब उतना जब आएगा उसके क्वेश्चन तब मैं बताऊंगा। फिलहाल हम डेंसिटी मैक्सिमम कब पाई जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। तो ये दो ग्राफ है जो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास टॉपिक है अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, APPARENT, अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जिसको हम गामा ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के लिए मैं एक यहाँ पे कंटेनर बनाता हूँ और इस कंटेनर में मैंने ऊपर तक वाटर फिल करके रखा हुआ है, ऊपर तक पूरी हाइट तक मैंने वाटर फिल करके रखा हुआ है।
अच्छा देखो, अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट का मतलब होता है कि उसके रिस्पेक्ट में, दूसरे की रिस्पेक्ट में उसकी एक्सपेंशन कितनी हो रही है। जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी जो हमने देखी थी, तो हमने ये देखा था कि जैसे एक ट्रेन मान लो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी ट्रेन उसी को फॉलो कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसके रिलेशन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी। सेम इसमें भी ये हमारे पास अपीरेंट एक्सपेंशन है कि उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या एक्सपेंशन क्या होगा। जैसे हमने वाटर को भी, जैसे हमने क्या किया कि हीट किया, वाटर को हीट की कंटेनर के अंदर करेंगे तो कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा, वाटर भी एक्सपैंड करेगा, पर एक्सपेंशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके रिस्पेक्ट में हम अपीरेंट एक्सपेंशन की बात करते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो, जैसे यहाँ पर जैसे हमने दो कंटेनर ले लिया, तो इसमें हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम किसकी ले ली? वाटर की वी नॉट ले ली, और जो कंटेनर है उसकी भी इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास? वी नॉट ही होगी। इसकी फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी? वी एल, और इसकी जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो हम लेंगे वी सी, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये इसकी फाइनल वॉल्यूम है। ये है हमारे पास इनिशियल और ये हमारे पास क्या है? फाइनल। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं लेट गामा ए इज, गामा ए नहीं गामा सी, गामा ए तो मैंने बता दिया, गामा सी इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, और गामा ए जो है हमारे पास इज गामा एल इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है ना? वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बोथ लिक्विड एंड कंटेनर। इन दोनों का जो ये है इनिशियल वॉल्यूम, मतलब इसका हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है लिक्विड और कंटेनर, क्योंकि मैंने वी नॉट लेके रखा हुआ था। ठीक है, इन केस ऑफ हीटिंग, जब उसको हीट प्रोवाइड किया तो जो फाइनल वॉल्यूम जो कंटेनर का जो आएगा वो हमारे पास कितना होगा? वी नॉट 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी होगा। वैसे जो फाइनल वॉल्यूम जो हमारे पास लिक्विड का जो आएगा वो हमारे पास कितना होगा? वी नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी होगा। ठीक है, ये हो गया। सो इन ओवरफ्लो कंडीशन, तो ओवरफ्लो कब होगा? जब वॉल्यूम इसका लिक्विड का एक्सपैंड कर जाएगा, जब वॉल्यूम जो लिक्विड है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा एज कंपेयर टू कंटेनर कम एक्सपैंड करेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मस्ट बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारे पास कितना है? वी नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी माइनस वी नॉट 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, वी नॉट प्लस वी नॉट गामा एल डेल्टा टी माइनस वी नॉट गामा सी डेल्टा टी, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बना? वी नॉट गामा डेल्टा टी गामा एल माइनस गामा सी। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ना गामा एल माइनस गामा सी, वेयर गामा एल माइनस गामा सी, इसी को हम बोलते हैं अपीरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कि अपीरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो रही है, तो आपको मोटे-मोटे तौर पे मैं ये वाला फार्मूला याद कर लेना। ठीक है ना? ये वाला फार्मूला याद कर लो, अपीरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो क्या होती है हमारे पास? गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। गामा ऑफ लिक्विड मतलब कि coefficient of volume expansion of the liquid, and this is the coefficient of volume expansion of the container is equal to coefficient of the volume expansion apparent। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी? apparent की आएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। The coefficient of the apparent expansion of the mercury is the coefficient of the apparent expansion of the mercury, coefficient of the apparent expansion of the mercury in a glass vessel is, in a glass vessel is 153 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius, and in a steel vessel
and in steel vessel it is 144 into 10 raised to power minus 6 per centimeter per Celsius, per degree Celsius. If alpha of the steel is 12 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius, then the glass alpha is, तो ग्लास का अल्फा आपको निकालना है, आपको स्टील का अल्फा देकर रखा हुआ है, ठीक है। ऊपर से अपेरेंट आपको ये देकर रखा हुआ है, अपेरेंट इसका 10 to power minus 6 डिग्री सेल्सियस आपको बस ये देकर रखा हुआ है। देखो अपेरेंट यहाँ पे आपको बस देकर रखा हुआ है, इसमें भी अपेरेंट देकर रखा हुआ है, दोनों में आपके पास क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अपेरेंट, इसका अपेरेंट देकर रखो, इसका अपेरेंट देकर रखो, तो जैसे मैंने आपको अपेरेंट का जो मैंने फार्मूला लिखवाया, तो आप एक काम करो, यहाँ पर उसका फार्मूला लिख लो। हमें क्या पता है, गामा अपेरेंट इज इक्वल टू गामा एल माइनस गामा सी होता है, ठीक है। मतलब गामा अपेरेंट इज इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस, यहाँ पे कंटेनर किसका है, ग्लास का तो कंटेनर है, ठीक है। तो गामा अपेरेंट हमारे पास कितना है, 153 into 10 raised to power minus 6 is equal to gamma of the L, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 of अल्फा ऑफ जी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि अगर हमने इसको लिखना है, गामा को लिखना है, तो गामा ऑफ जी जो आता है हमारे पास 3 ऑफ अल्फा ऑफ द जी आता है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो ये तो होगी हमारे पास पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास। अच्छा इसमें से हम गामा अल्फा ए निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कंटेनर माइनस अल्फा ऑफ लिक्विड, सॉरी अल्फा ऑफ लिक्विड माइनस अल्फा ऑफ कंटेनर, ठीक है। जो कि मैंने बेसिक फॉर्मूला लगाया था, apparent coefficient of expansion is equal to apparent coefficient of volume expansion of liquid minus apparent coefficient of volume of container, ठीक है। ये लिखवाया था गामा ए, जो मैंने बेसिक लिखा था, गामा ए इज इक्वल टू गामा एल माइनस गामा सी, मैंने ये लिखवाया था। अच्छा अल्फा ऑफ ए कितना है यहाँ पे पास, 144 into 10 raised to power minus 6 is equal to अल्फा गामा ऑफ द एल माइनस ये हमारे पास देख रखा है 3 of अल्फा ऑफ द एस, 144 into 10 raised to power minus 6 is equal to L minus 3 multiplied by 12 multiplied by minus 6, तो 144 into 10 raised to power minus 6 अल्फा L is equal to 36 into 10 raised to power minus 6, इसको इस तरफ लेके चल रहा हूँ, तो 144 into 10 raised to power minus 6 plus 36 multiplied by 10 raised to minus 6 अल्फा L आ गया, ठीक है, अल्फा L आ गया। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो अल्फा एल इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 180 into 10 raised to power minus 6, तो अल्फा एल हमारे पास ये आ गया। अब अल्फा एल को आप इस पहले वाले में पुट कर दो, तो ये हमारे पास दूसरा आ गया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 153 into 10 raised to power minus 6 इज इक्वल टू 180 into 10 raised to power minus 6 minus 3 of alpha of g, तो 3 of alpha of the g आ गया 180 into 10 raised to power minus 6 minus 153 into 10 raised to power minus 6, ये आएगा 27 into 10 raised to power minus 3, यहाँ आ जाएगा 3, तो alpha of the g हमारे पास कितना बनेगा 9 into 10 raised to power minus 3, ये हमारे पास आंसर minus 6, ये हमारे पास इसका आंसर। मतलब ये जो क्वेश्चन जो है ये वाला, इस क्वेश्चन को आपने देखो, अगर अभी कोई समझ नहीं आया ना तो आप इसको काम कर सकते, घर में जाकर इसको देखो और इस पूरे से आपका जो अपीरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है ना उसको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे उसमें आपको ये याद रखना है, अल्फा ऑफ द ए इज इक्वल टू अल्फा ऑफ द लिक्विड माइनस गामा ऑफ द ए इज इक्वल टू गामा ऑफ द लिक्विड माइनस गामा ऑफ अ कंटेनर, जहाँ पे गामा हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसी के थ्रू हमारे पास ये पता है, जहाँ पे भी आपके पास अपेरेंट आएगा ना, अपेरेंट आपको दिखेगा तो आप चुपचाप आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आप अल्फा ऑफ गामा ऑफ ये आपका फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, इतना जल्दी आप पता, ठीक है। अच्छा अब अगला टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
APPLICATION एप्लीकेशन ऑफ थर्मल EXP एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास जो पहला हमारे पास आएगा मेटालिक स्केल। मेटालिक स्केल, ठीक है। तो मेटालिक स्केल में जैसे हमारे पास एक मेटल की स्केल वो एक्सपैंड होगी जब हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसमें थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ इस तरीके से थी, फिर बाद में ये कैसे होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी। एक रॉड थी हमारे पास, उसको हमने मेजर किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मेजर किया ना, ये इसकी क्या है, ट्रू वैल्यू, क्या है इसकी ट्रू वैल्यू। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 9 है। सेम 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, ये ट्रू वैल्यू है इसकी, यहाँ पे ट्रू वैल्यू कितनी है, ये रही है। तो ये हमारे पास इस स्केल में ट्रू वैल्यू तो ये आ रही है, उस स्केल में ट्रू वैल्यू ये है, तो इस स्केल में हमारे पास ट्रू वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो फिर ये क्या मेजर कर रहा है, ये है इसकी मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। और जो बाकी बच गया वो हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ। क्या बच गया हमारे पास, चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो देखा जाए तो ट्रू वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस डेल्टा एल इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन हुआ तब हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, लिख देता हूं, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस डेल्टा एल, मतलब हमारे पास चेंज इन लेंथ इन केस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस में हो गई, एक्सपेंशन केस में, अभी सिर्फ मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उसमें अलग केस होता है, ठीक है। एक्सपेंशन के केस में हमारे पास ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर वैल्यू प्लस डेल्टा एल आएगा, ठीक है। और जो मेजर वैल्यू जो यहाँ पर जो पाई जाएगी वो हमारे पास कितनी होगी, मेजर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल। और ये जो मेजर वैल्यू होती है इसको हम ऑब्जर्व लेंथ भी बोलते हैं, ऑब्जर्व लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जब हमने टेम्परेचर ऑफ स्केल इज इंक्रीज। अगर हमने सिर्फ टेम्परेचर ऑफ स्केल को इंक्रीज किया है, टेम्परेचर ऑफ स्केल को इंक्रीज किया, हमने यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ रॉड को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया, रॉड ऐसी की ऐसी, हमने सिर्फ स्केल को हमने के टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तब हमारे पास मेजर वैल्यू कितनी आएगी, ट्रू वैल्यू माइनस डेल्टा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो कि दोनों को अगर आपने हीट किया, ठीक है ना, तब आपके पास जो मेजर वैल्यू जो आने वाली है ना, इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल अपेरेंट आएगा। ये चीज भी याद कर लेना, इन केस ऑफ बोथ आर हीटेड देन मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ये आने वाली है, तब आपके पास मेजर वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। और वहां पे एल अपेरेंट जो आने वाला है ना, वो आपके पास आएगा एल नॉट डेल्टा टी अल्फा ऑफ फर्स्ट माइनस अल्फा ऑफ सेकंड, जहां पे अल्फा ऑफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन होना चाहिए अल्फा ऑफ द सेकंड के, ये कंडीशन है, ठीक है। मतलब जो बड़ा होगा वो शुरुआत में आएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो, अगर जैसे ये हो गया हमारे पास पहला, दूसरा अल्फा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है ना, व्हेन अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, जब कोई भी आपके पास जो बड़ा होगा वो आपके पास सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप मेजर वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं जब दोनों को हीट किया, इन केस ऑफ बोथ आर हीटेड, जब दोनों को हीट किया जा रहा है तो हमारे पास ये बनेगा, और सिंगल को हीट किया जा रहा है तो हमारे पास वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन लिख लो, इसका एक क्वेश्चन लिख लो, a steel scale calibrated at 20 degree Celsius, a steel scale calibrated at 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको एक स्टील स्केल है, उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको बनाया गया 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। A steel scale is calibrated 20 degree Celsius is used to measure the length of a rod
इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड एट 30 डिग्री सेल्सियस। उसको 30 डिग्री सेल्सियस पे उसको किया गया, मेजर करने के लिए यूज किया गया, विच इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द रॉड, फाइंड द ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द रॉड if alpha is equal to 1.2 into 10 to the power minus 5। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका हाल ये होने वाला है, ठीक है ना। एक रॉड है हमारे पास जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास से चेंज इन टेम्परेचर हमें पता है कितना है हमारे पास 30 - 20 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अल्फा हमें दे के रखा हुआ है कितना 1.2 into 10 to the power minus 5। किसका हमारे पास अल्फा ऑफ द रॉड हमें दे के रखा हुआ 10 to the power minus 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस और ये है इसकी 30 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ऑब्जर्व लेंथ, ठीक है ना। ऑब्जर्व लेंथ मतलब कि मेजर्ड वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि मेजर्ड वैल्यू क्या होती है हमारे पास ट्रू वैल्यू माइनस डेल्टा एल होती है। अच्छा ट्रू वैल्यू यहाँ पे कितनी है पर एल नॉट, यहाँ पे एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो एल नॉट इनिशियल लेंथ हमारे पास कितनी है 30 - 30 अल्फा हमारे पास कितना है 1.2 into 10 to the power minus 5। अच्छा चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितनी आने वाला है 10 आने वाला है। तो ये अगर 30 मल्टीप्लाई बाय 30 12 upon 10 10 to the power minus 5 मल्टीप्लाई बाय 10 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बना 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 10 to the power 5, ठीक है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 4। 30 12 3 36 10 to the power 4, तो आएगा 30 माइनस 0.0036। तो इसको हम जैसे माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास बनेगा 64 बनेगा 664 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, हाँ लेंथ है। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू बनने वाली है 29.964 सेंटीमीटर। इसकी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू बनेगी हमारे पास। ये हमने मेजर कितना किया उसको, क्योंकि लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी और जो लेंथ तो वो सेम की सेम ही है, ये इंक्रीज हुआ है। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो जो लेंथ जो मेजर करेगा वो कम ही मेजर करेगा। तो इस बार ये कितनी मेजर करने वाला है 29.9964 इसकी मेजर करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका केस। अच्छा अब अगला है हमारे पास टॉपिक मेटालिक पेंडुलम क्लॉक। मेटालिक पेंडुलम क्लॉक METALLIC मेटालिक पेंडुलम क्लॉक, मेटालिक पेंडुलम क्लॉक। अच्छा अगर मेटालिक पेंडुलम क्लॉक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा होता है कि ये हमारे पास पेंडुलम है जिसकी मान लो कि लेंथ L1 है, ठीक है। हुआ क्या कि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। पहले हमारे पास θ1 था, फिर उसके बाद हमारे पास कितना आया θ2 आ गया। टेम्परेचर को इंक्रीज किया मींस θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ये मैंने टेम्परेचर यहाँ पे थीटा माना, ठीक है। इस बार मैंने थीटा माना टेम्परेचर, क्योंकि वो वेरिएशन आएगा टाइम। अब देखो तो टाइम पीरियड से कैसे डिनोट करते हैं 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G से। अच्छा इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G से। मतलब कि जो टाइम में वेरिएशन आएगी अगर लेंथ अगर इंक्रीज किया, क्योंकि देखो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके, लेंथ उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि जो टाइम होगा ना वो धीरे चल पड़ेगा। मतलब धीरे क्या मतलब कि कम शो करेगा, मतलब इसमें 1 घंटा पहले हो जाएगा, इसमें 1 घंटा बाद में शो करेगा। तो लेंथ के इंक्रीमेंट से टाइम में वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। तो वो जो वेरिएशन है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, एक काम करते हैं T2 अपॉन T1 को हम रेशियो कर देते हैं। ये आएगा 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G, ये आएगा 2 पाई अंडर रूट
L1 अपॉन जी, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बना T2 अपॉन T1 अंडर रूट L2 अपॉन L1, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अल्फा ये हमारे पास बनेगा L2, जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T अपॉन L1, L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T की पावर 1/2, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल एक्सपेंशन हमें क्या पता है 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा T होता है। अच्छा, एक चीज जो मैंने यहाँ पे डेल्टा T की जगह मैंने क्योंकि मैंने टेम्परेचर को थीटा माना हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको थीटा रखूंगा, थीटा, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T1 अल्फा डेल्टा थीटा, T1 को उस तरफ लेके चल जाओ, T1 इज इक्वल टू T1 अल्फा बाय 2 डेल्टा थीटा। तो चेंज इन टाइम जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है इनिशियल टाइम अपॉन 2 डेल्टा ऑफ थीटा, जहां पे डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है चेंज इन टेम्परेचर, T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर और वो हमारे पास इनिशियल टाइम, अल्फा क्या है कॉफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा T हमारा चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड तरीके से बताता हूं। जैसे अब जैसे मेरे पास ये इसकी जो वैल्यू आ गई है तो ये जो है ना तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं गेन और लूज इन टाइम, गेन और लूज इन टाइम जो है वो हमारे पास आएगा T1 अपॉन 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये गेन और लूज इन टाइम आएगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, गेन में आप टाइम को पॉजिटिव लेंगे और लूज में आप टाइम को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बाकी जो थीटा जो है ना वो आपके पास थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियली लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम आगे। A pendulum clock keeps correct time at a pendulum clocks keep correct time at 20 डिग्री सेल्सियस। एक पेंडुलम क्लॉक है जो कि करेक्ट टाइम रखती है एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे वो करेक्ट टाइम रखती है। एक पेंडुलम क्लॉक है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम रखती है, उस टाइम इसके लेंथ है L1। The correction to be made during the summer, हमें कितनी करेक्शन करनी पड़ेगी समर्स में, क्योंकि समर्स में जो टेम्परेचर जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। The correction to be made during summers per day where average temperature is 40 डिग्री सेल्सियस, जहां पे एवरेज टेम्परेचर जो है हमारे पास कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। अल्फा ऑफ this wire is 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें कितनी करेक्शन करनी पड़ेगी हमें वो निकालनी है, ये हमारे पास कितना है L2 है, ठीक। हमें क्या पता है गेन और लूज इज इक्वल टू T1 अपॉन 2 अल्फा डेल्टा T होता है, अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारे पास गेन और लूज ये आएगा T1 टाइम। अच्छा, करेक्ट टाइम हमें कब शो करता है 24 आवर्स में शो करता है, तो 24 into 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो क्या है 24 into 3600 सेकंड्स। तो ये हमारे पास आ गया T1 की वैल्यू आई 24 into 3600 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है 10⁻⁵। अच्छा, डेल्टा थीटा में कितना चेंज आ रहा है आपके पास 40 - 20, तो इसका आगे 24 into 3600 अपॉन 2 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 20, इससे कैंसिल हो गया 10 बच गया। 24 मल्टीप्लाई बाय 36 10⁻² - 5 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 6 4 24 864 6 4 24 10⁻³ 3 - 5, तो 864 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², तो 864 अपॉन 100, तो 8.64 का आपको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा हमेशा, 8.64 सेकंड्स का आपको इंक्रीमेंट देते रहना पड़ेगा। कितने एक दिन के बाद, एक दिन के बाद इतना आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ ना, क्योंकि लेंथ में थोड़ी सी वेरिएशन आई, लेंथ में वेरिएशन आई तो वो
टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कम शो करेगा, ये आपको देना पड़ेगा इंक्रीमेंट 8.64 सेकंड का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। अच्छा अब इसके भी आप एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ पेंडुलम क्लॉक इज 5 सेकंड फास्टर एट अ पेंडुलम क्लॉक इज 5 सेकंड फास्टर एट A pendulum clock is 5 seconds faster at temperature 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे पास टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस में जो आपके पास जो टाइम जो है वो आपके पास कितना है 15 सेकंड फास्टर है। मतलब जो आपके पास जो गेन जो है गेन 5 सेकंड का इसमें गेन किया एंड 10 सेकंड स्लोअर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। और 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास जो उसका जो है लूज वो कितना कर रहा है आपके पास 5 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड का स्लोअर, मतलब 10 सेकंड्स का स्लोअर। एट व्हाट टेम्परेचर डज इट गिव द करेक्ट टाइम? कौन से टेम्परेचर के ऊपर वो करेक्ट टाइम देगा, कौन से टेम्परेचर के ऊपर वो करेक्ट टाइम देने वाला है, कौन से टेम्परेचर के ऊपर वो करेक्ट टाइम देने वाला है। तो देखो सबसे पहले वो वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं, गेन और लूज इज इक्वल टू T1 अपॉन 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा गेन हो रहा है मतलब +5 हो रहा है, T1 अपॉन 2 कुछ नहीं देख रखा हुआ, कोई बात नहीं ऐसे फाइंड करते हो। टेम्परेचर में वेरिएशन कितना है हमारे पास, क्योंकि हमें थीटा, तो जो थीटा जो है ना वो इससे जो थीटा जो है वो इससे ज्यादा आएगा और इससे कम आएगा, बीच में नहीं आएगा। तो फाइनल क्या है हमारे पास थीटा, इनिशियल हमारे पास कितना है 15, ठीक है ना। अच्छा इस वाले केस की मैं बात करूं तो यहाँ पे गेन और लूज जो हमारे पास आने वाला है वो आएगा T1 अपॉन 2 अल्फा। अच्छा थीटा फाइनल कितना है थीटा, इनिशियल हमारे पास कितना होता है 30, ठीक है। लूज कितना हुआ हमारे पास 10 सेकंड का लूज हुआ, T1 अपॉन 2 अल्फा थीटा माइनस 30। इसको ऊपर पहुंचा दिया मैंने, ये आएगा T1 अल्फा थीटा माइनस 30, ये आगे हमारे पास। इसको मैं ऊपर पहुंचा देता हूं, इसको ऊपर पहुंचा दूंगा 10 इज इक्वल टू T1 अल्फा थीटा माइनस 15, ठीक है। तो अगर मैंने यहां से नेगेटिव का साइन हटा दिया तो मेरे पास कितना बनेगा 30 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी, ये मेरे पास होगी पहली कंडीशन। इसको अपॉन में लेकर गया जाएगा 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू T1 अल्फा थीटा माइनस 15, यहां आएगा T1 अल्फा 30 माइनस थीटा, ये आ गया हमारे पास। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू थीटा माइनस 15 अपॉन 30 माइनस थीटा। इसको ऊपर पहुंचा दो, मैं इधर ही कर दूंगा इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास बनेगा 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट थीटा माइनस 15, 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 30। तो इसको मैंने यहाँ पर जा दिया 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा, ये आएगा 60 इज इक्वल टू 3 थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो करेक्ट टाइम शो करने वाला है। ये वाली कैलकुलेशन की प्लस होगा, देखो गेन है तो प्लस, लूज है तो माइनस, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है ना। इस वाले इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लो, गेन एंड लूज इज इक्वल टू T1 अपॉन 2 अल्फा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। इस वाले केस में फाइनल थीटा ये था, इनिशियल ये था, सेम इस वाले केस में थीटा फाइनल ये था और थीटा इनिशियल ये था, और गेन और लूज में प्लस और माइनस आपको देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला टॉपिक हमारे पास है बाई मेटालिक स्ट्रिप।